Hello, dear friends, all my viewers. I tell you, it is really a wonderful day that I am talking with my wonderful friend and a friend who has gone around 25 years back to US after serving for around 21 years in our Indian Army. So, what a great coincidence that he will be telling some tips and tricks of his journey to USA from India. So, I welcome from your side and all my friends, and from my side on this Wonder Trip channel, कर्नल साहब, तेवतिया साहब, वेलकम। आपका स्वागत है। आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अ, मेरा नाम जी कर्नल वीरेंद्र तपतिया है और मैं एक छोटा सा गांव है। पहले मेरठ डिस्ट्रिक्ट में होता था, अभी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। गांव का नाम है किल्हौड़ा। अभी शायद हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बन गया, मैंने सुना शायद उसमें आ गया हो। ओके। क्योंकि हापुड़ के काफी नजदीक है वो। हापुड़ मोदी नगर के बिल्कुल बीच में पड़ता है हमारा गांव। हम्म। तो वहीं पे जन्म तो मेरा हुआ था दौराले के अंदर। मेरे फादर पोस्ट मास्टर होते थे। वहां पे हुआ था दौराले में। और उसके बाद में फादर की जब डेथ हुई तब मैं करीब 2.5 साल का था। ओह। तो उनको तो याद नहीं मेरे को फादर का के बारे में तो। और मेरी मदर 32 साल की थी। मेरी मदर मेरे फादर की सेकंड वाइफ होती थी। हम्म। तो उनका काफ़ी एज डिफरेंस था। तो हम 3 भाई बहन हैं अपनी मदर से। एक बहन है जो मेरे से 9 साल बड़ी हैं। एक भाई है जो मेरे से 7 साल बड़े थे, उनका देहांत हो चुका है। और एक मैं हूँ। हम्म। और हमारी पहली मदर से 4 भाई और एक बहनें थी, उनकी सबका देहांत हो चुका है। वो सब उनके एक्चुअली बड़े वालों के तो बच्चे भी मुझसे बड़े हैं। राइट। तो राइट, राइट। अ, तो इस तरीके से परिवार में सबसे छोटा रहा हूँ। हाँ, हाँ। और जब करीब एक हमारे जो पहली मदर से हमारे भाई लगते थे, उनकी जॉब लगी थी नई नई पिलानी में, शादी नहीं हुई थी, तो हमें और हमारी मदर को फादर की डेथ के बाद वहाँ ले गए थे। हम्म। तो कुछ दिन हमें पिलानी में रहने का मौका मिला। तो मेरी शुरू की पढ़ाई नर्सरी स्कूल मैंने पिलानी से शुरू किया और तीसरे ग्रेड तक मैं वहाँ पे पढ़ा। राइट। उसके बाद में फिर कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मेरी मदर को गांव में आना पड़ा। हम्म। तो मैं उनके साथ में गांव में आ गया क्योंकि मैं छोटा था। फिर भाई बहन को वहीं हमने पिलानी में रख के ही पढ़ाया। तो 11 साल का था जब पहली बार हल चलाया था। अच्छा। हाँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा सर। तो आपने आप जमीन से जुड़े हुए हैं और आज भी आपके अंदर देखिए, जब मेरी बात हुई कि इसको पॉडकास्ट को हिंदी में करें इंग्लिश में, तो आपका ये कहना था कि अगर हमें अपने हिंदुस्तान की जनता के लिए करना है, भाई कोई भी देखे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो तो, क्योंकि यूट्यूब पर होगा अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा में करें। क्या बात है सर, भारतीयता और देश की भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी है। खुद आप आर्मी से रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा अपने हिंदी के ऊपर। आपने बात की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी के स्कूल चलाते हैं, हिंदी सिखाते हैं। राइट। लेकिन उसमें पैसा बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं बनिस्पत की एक्चुअल हिंदी सिखाने के। और राइट। हिंदी की एक कविता मैंने पढ़ी थी जब मैं छठी क्लास में था। हम्म। और वो कविता मेरे बिल्कुल दिल में आज तक बनी हुई है। अगर आपका मौका लगे, मैं 1 मिनट वो कविता सुना चाहता हूँ कि सब सुनने वालों को कि बिल्कुल सर। हिंदी क्यों जरूरी है। राइट सर। और प्लीज। इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है कवि ने। वेरी गुड, और बहुत। कविता, हाँ, कविता कुछ इस प्रकार से है कि बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, केशव के कुंज में किलोल के लिए कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाई, राइट। देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब 25 साल यूएस में रहने के बाद आपकी सोच कितनी ओतप्रोत है अपने देश के साथ, अपनी देशभक्ति के साथ। जज्बा है और सलाम है सर, कर्नल सर आपको। थैंक यू। थैंक यू। हम्म। तो अभी दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि कर्नल साहब एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने उतरे हैं और हमें बहुत चीजें सिखाने भी वाले हैं इस आधे घंटे 40 मिनट के अंदर। फास्टन योर सीट बेल्ट एंड लेट अस आस्क क्वेश्चन। मेरे हिंदी इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन सर आप हिंदी में जवाब दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा उसको। तो तेवतिया सर, हमें उस चाइल्डहुड में ले जाइए अपने हिंदुस्तान के, जब आप ग्रो कर रहे थे
और आपके अर्ली ईयर्स कैसे रहे, आपने हालांकि बता दिया है लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा मैं जब गांव में आया तो मैं छठी क्लास में, मैं चौथी क्लास में था, पांचवी क्लास छोड़ के आया था। तो मेरे को गांव में, क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था यहाँ पे, गांव में छठी क्लास में इंग्लिश शुरू होती है। तो हम्म। हमारे गांव के मास्टर जी थे, हमारे गांव से करीब 3.5 मील दूर एक गांव है फजलगढ़, वहाँ पे पढ़ाते थे वो। हम्म। तो उन्होंने मेरा एडमिशन छठी क्लास में कर दिया, और मैं दिसंबर के महीने में छठी क्लास ज्वाइन की थी, ओके। पांचवी छोड़ के। हम्म। और तो मैं तकरीबन सब सब्जेक्ट में पास हो गया था, छोड़ के मैथमेटिक्स में थोड़े मेरे नंबर कम आए थे, लेकिन राइट। पास हो गया था, फेल नहीं हुआ। वेरी गुड। लेकिन सेवन्थ क्लास में फिर वो 3:30 बजे जाना होता था, 3:30 आना होता था छठी क्लास में उनको। और मैं कभी अपने घर से, कभी जब स्कूल जाता था तो कभी खाना लेके नहीं गया कभी। हम्म। मैं घर से जो खा के जाता था फिर वापस घर पे ही आके खाता था, जैसे अपना लेके जाते ना पराठे पुठे बना के राइट बच्चे। राइट राइट। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। फिर तो एक सरावा गांव पड़ता है, वो थोड़ा नजदीक पड़ता था, 7वीं क्लास में मेरी माँ ने वहां करवा दिया मेरे को। 7वीं क्लास में फिर मैंने टॉप किया उस स्कूल को। वेरी गुड। 8वीं क्लास में आई मिस द नंबर वन रैंक बाई 1 मार्क, हम्म। तो उसी स्कूल में। राइट। 9th ग्रेड में फिर मेरी मदर ने मेरे को मोदी नगर भेज दिया। मोदी नगर वहां से 12 किलोमीटर पड़ता है। ओके। तो मोदी नगर में दो शिफ्ट चलती थी, हम्म। और मेरे बड़े भाई थे जो पिलानी पढ़ते थे, वो उनका एडमिशन नहीं हुआ 11वीं क्लास के बाद में। तो वो 12वीं उन्होंने कहीं से की थी, उसके बाद में फिर बीएससी में उन्होंने एडमिशन लिया। वो पढ़ने में इतने ज़्यादा होशियार नहीं थे ओके। बेसिकली। मेरे ख्याल से उनके होशियार नहीं होने का कारण ये था कि वो एक फादर की जिम्मेवारी निभा रहे थे परिवार राइट। बिल्कुल सही। में एट वेरी यंग एज। पर उनसे अच्छा ऐसे इंसान, सॉरी मैं थोड़ा। यस, आई कैन अंडरस्टैंड सर इमोशंस। इमोशनली आज यही चीजें हैं कि हम अपनी स्टोरी को जब बताते हैं तो मतलब मैं खुद इमोशनल हो गया आपको देखकर कि कैसे हम, ये दिल में है हमारे भारतीयता, और दिल में है हमारे इमोशंस। प्लीज, आई एम सॉरी फॉर तो हम क्या टचिंग। करते थे कि हमारे पास में वो भाई का जो स्कूल था, वो 10 बजे से चलता, 10 से 4 तक। हम्म। वो बीएससी में थे और मैं 9th ग्रेड में था। हम्म। और मेरा स्कूल था 7 बजे से, सुबह 7 से लेके और 1 बजे तक। हम्म। सर्दियों में भी यही टाइम होता था। राइट। लेकिन हमारे पास एक ही साइकिल थी, और एक ही साइकिल अफोर्ड कर सकते थे हम। हम्म। तो राइट। भाई को सुबह 7 बजे जाना पड़ता था मेरे साथ, और मुझे 4 बजे तक रुकना पड़ता था, लेकिन खाना मैं फिर भी नहीं लेके जाता था। क्या बात है सर। और 12वीं तक हमने पढ़ाई की वहां से। बीच में मेरे भाई ने 1 साल मेरे को 6 महीने के लिए मेरठ में डाल दिया, जीआईसी में। उस टाइम पे सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों का एडमिशन होता था वहाँ पे, बट दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। हम्म। बिकॉज उसकी वहाँ जब जीआईसी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स में डायनेमिक्स वगैरह पढ़ाना शुरू किया पहले। हम्म। तो मैं 3 4 4 5 महीने बाद जब मैं वापस मोदी नगर में आया तो इन्होंने अलजेब्रा खत्म कर चुके थे, ओके। और हमने अलजेब्रा पढ़ा भी नहीं था। हम्म। तो इस वजह से 12वीं क्लास में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, हम्म। और इस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ जाने की इच्छा थी वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर बीएससी में एडमिशन लिया। तो मेरे भाई ने मेरे को गांव से, ही वांटेड टू कीप मी अवे फ्रॉम द विलेज, बिकॉज मैं खेती में काफ़ी मेहनत करता था। भाई की भी उसकी मेहनत करता था, क्योंकि भाई को नौकरी नहीं मिली बहुत दिनों तक। हम्म। तो बीएससी करने के बाद में घर पे ही बैठे हुए थे, हम्म। तो बड़ी समस्या थी। राइट। और लेकिन उस हालत में भी मतलब मेरी मदर ने हमेशा हमें ये चीज़ सिखाई थी कि बेटा जिंदगी में हाथ हमेशा ऐसे रखना। राइट। ऐसे नहीं। बहुत जबरदस्त। ये एक एक चीजें सर, आज देखिए आपकी एज सर कितनी है इस टाइम? 70? है जी। आपकी एज कितनी है? मैं जी 71 कंप्लीट किया, अभी 25 तारीख को था मेरा जन्मदिन। हाँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। और ये देखिए कि सही। माता पिता की बातें, भाइयों का प्यार आज भी हमें किस तरह से मोटिवेट कर देता है। यही हमारी संस्कृति की असली पहचान है। फिर मतलब जब हम गांव में रहते थे तो ऐसा था कि कई बार तो 3 भैंसें दूध देती थी, लेकिन पीने को नहीं होता था। तो हम हाँ। सब बेच देते थे। सिस्टर का पढ़ाई का पैसा देना था पिलानी के अंदर। राइट। भाई जब पढ़ते थे तब उनका भी देना देना होता था। तो मतलब उसी स्थिति में रहे हैं। तो बड़ी तंगी में जिंदगी गुजारी है। एक्चुअली मेरा
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया था। ओके। लेकिन वहां बहुत। पे 400 रुपये का ट्यूशन था उस टाइम पे। ओके। 72 की बात है ये। हम्म। तो हम वहां नहीं जा पाए। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूएसए में आया, तो मेरे माय माय सन वांटेड टू गो टू फिल्म स्कूल, तो आई डिड सेंड हिम टू फिल्म स्कूल। ओके। ग्रेट। हाँ, तो इंडिपेंडेंट सिनेमाटोग्राफर की तरह से काम करता है, अच्छा कर रहा है। वेरी गुड। तो हाँ जी। तो ऐसे करके हमने किया। फिर बीएससी में मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई वहाँ पे। और फिर एमएससी में कर रहा था, तो बीएससी में फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हम्म। बट एमएससी में मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, क्योंकि मोदी नगर में थे। हम्म। आइडिया ये था कि अगर भाई फिजिक्स में जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, राइट। और केमिस्ट्री में मोदी नगर, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री है, मैंने कहा कहीं असिस्टेंट केमिस्ट की 500 से 600 रुपए की तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो राइट। दैट वाज द आइडिया। राइट। तो मैं जब बीएससी फाइनल में था, तो दशहरे की छुट्टी में घर आया हुआ था। हम्म। तो हमारा एक खेत था बिल्कुल सीमाने पे था, दूसरे गांव की में था। एक छोटा सा खेत, 3 बीघे जमीन वहां थी। हम्म। तो उसमें पानी नहीं होता था। ओके। पानी का साधन नहीं था उस खेत में। तो बाजरा बोते थे उसमें। अच्छा। तो बाजरा काट रहा था मैं खेत में, तो एनसीसी का सिपाही आया, वो चपरासी आया वहां पे घर हमारे। हम्म। और वो खेत पे पहुंच गया, बोल रहे कि कर्नल साहब ने बुलाया आप। हम्म। अच्छा। तो मैं तभी गया फिर। साले की छुट्टी थी, तो गया मैं वहाँ उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई लखनऊ जाना है तुम्हें 2 दिन बाद, मंडे को। ये मेरे ख्याल से छुट्टी से अगले शनिवार था क्या था वो दशहरे की छुट्टी थी वैसे। हम्म। तो बोला तुम्हें लखनऊ जाना है, लखनऊ में इंटरव्यू होना है, मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेक्शन के लिए, एनसीसी के थ्रू। उनकी कुछ नया स्कीम निकली थी एनसीसी के थ्रू। तो वहाँ पे मैं गया, कभी इतना ट्रैवल किया नहीं था अकेले गाँव से बाहर। तो मैं लखनऊ गया पहली बार। वहाँ पहुंचा, मैं था और एक मेरे साथ और था, मेरा क्लास फेलो ही था। हम्म। सत्य प्रकाश नाम था उसका। ओके। और एक था, तीसरा बंदा था, वो थोड़ा सीनियर ऑफिसर था। हम दोनों के पास सी सर्टिफिकेट नहीं था। हम्म। तो वहां पे जब गए तो 200 कैडेट्स वहां पे आए थे इंटरव्यू के लिए। जिसमें से सिर्फ हम दो ही थे, मैं सत्य प्रकाश, जिसके पास में सी सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा। उसमें रिक्वायरमेंट सी सर्टिफिकेट थी, पर आप मार्च तक कर सकते थे। इंटरव्यू आता मेरे ख्याल से दशहरे के आसपास, तो सितंबर होता है। तो वहां पे जब 20 लड़के उन्होंने सेलेक्ट किए, उसमें हम दोनों थे। ओके। वेरी गुड। ग्रेट। तो फिर उसके बाद में सी सर्टिफिकेट हमने किया। तो फिर हमारा अ, एक कैंप लगता है एनसीसी का, उस टाइम पे लगाते थे। प्री एसएसपी कोचिंग कैंप होता था, करीब 6 हफ्ते का, 4 हफ्ते का। हम्म। तो कामटी एक जगह है नागपुर के पास में। कामठी है, मेरे फादर साहब जो एनसीसी में मेजर थे, तो उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग की हाँ, थी। वो एनसीसी का वो होता था ट्रेनिंग सेंटर। राइट। राइट। तो वहां पे हम रहे, काफी खराब खाना मिलता था। और बल्कि एक हरियाणा का हमारा दोस्त था, तो बड़ा अच्छा था वो कैडेट। बड़ा मजाक किया था। तो एक दिन जब पूछते थे भी कोई तकलीफ तो नहीं, बोले जी बस एक तकलीफ है। बोला क्या तकलीफ है? बोला जी ये दाल बनाते हैं, तो इसमें जो कुक है कंकर को पकाता नहीं है। ओहो। बोला इसको, बोला कंकर भी पका दिया, अगर ये कच्ची छोड़ देता कंकर। राइट। राइट। क्या तो बात। कहने का स्टाइल थोड़ा अलग था। हाँ हाँ। तो एनीवे खैर, वहां से आए तो फिर हम गए जबलपुर में, मेरी इंटरव्यू थी। हम्म। तो वहां पे जब हम जितने भी लोग गए थे, उसमें सबको ये था कि भाई ये बंदा जरूर सेलेक्ट होगा। एवरीबडी इन द ग्रुप वाज सेइंग ये तेवतिया तो जरूर सेलेक्ट होएगा, बाकी कोई हो ना हो। राइट। लेकिन जब रिजल्ट आया तो तेवतिया साहब सेलेक्ट नहीं हुए। ओके। तो दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। हम्म। दैट वाज द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। राइट। उसके बाद में क्या हुआ कि खैर हम आगे वापस में बीएससी में हमारी फर्स्ट डिवीजन आ गई। और एमएससी में जब हम आए, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लग गई 75 में। राइट। तो हमने एमएससी में केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। सारे बाकी जो स्टूडेंट थे क्लास में, वो सब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री साइड से थे। मैं ही अकेला था जो मैथमेटिक्स साइड से था। राइट। तो उसमें भी थोड़ी सी अलग सा था। लेकिन जब पहला टेस्ट हुआ, वो इंटरनल असेसमेंट सिस्टम शुरू किया था मेरे यूनिवर्सिटी ने उस साल। तो हर हर महीने टेस्ट होते थे। राइट। तो जब पहले टेस्ट हुए, तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में, पूरी यूनिवर्सिटी में। तो एक्चुअली आई हैड
49 out of 50 in physical chemistry. हम्म, I had 38 out of 50 in inorganic, and I have 42 or 44 out of 50 in organic. क्या बात है, ठीक है। हम्म, So, तो that made me popular in my own class. जो बाकी लोग थे, फिर then उनका फिर मैं फ्रेंड बन गया। राइट राइट। एंड उसी साल मेरी सिस्टर यहाँ पे थी आयोवा में। मेरे जिया जी पढ़ाते थे आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में। वो 68 69 से आए हुए थे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो मेरा एडमिशन हो गया इधर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में। ओके। तो ऊपर मैं गया नहीं, सितंबर में इनका सेशन शुरू होता, तो मैं तो एमएससी का सेमेस्टर के बीच में था। हम्म। फिर क्या हुआ कि वो मेरे जब सितंबर के करीब मेरा इंटरव्यू आया रुड़की में हम्म। दोबारा से। राइट। तो वो बुलाते रहते हैं कि एनसीसी के थ्रू जो जाते थे, तो उन्होंने नया शुरू किया था कि जो पहली बार रिजेक्ट होते दोबारा भी बुलाते थे। शायद तो हो सकता है मैंने पहले इंटरव्यू में अच्छे नंबर लिए हो, तो शायद इस वजह से वो मैंने कुछ अप्लाई अप्लाई किया था, पता नहीं कैसे मेरा दोबारा इंटरव्यू आया। राइट। तो मैं गया नहीं। हम्म। तो हमारे कर्नल साहब ने बुलाया, मेरे को बड़ी डांट लगी, बोले तू क्यों नहीं गया। मैंने कहा सर वो सेलेक्ट नहीं हुआ, पिछली बार इतनी मेहनत की थी, और अभी तो मैं एमएससी में हूँ, मैं अपनी यहाँ से तो मुझे गारंटीड है मैं गोल्ड मेडल लेके निकलूंगा। हम्म। तो उन्होंने बोला कि तेरे को एब्सेंटीज बैच होता है एक इनका, उसमें भी बुलाते हैं, राइट। तो तू चले जाना। हम्म। तो एब्सेंटीज बैच में क्या था, मेरा इंटरव्यू था 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, और 20 नवंबर से हमारे सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने थे। हम्म। तो मैं डबल माइंड था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। और 3 नवंबर की दिवाली थी। हम्म। तो मैं हॉस्टल में रहता था, मेरी मदर ने बोला कि हॉस्टल में रह लिया कर, गाँव में लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। राइट। तो हॉस्टल में रहता था। तो एक मेरा फ्रेंड था जो बहुत ही लेजी आदमी था, उसके चाचा वाचा आते थे कभी मिलने, तो कभी उनको पानी भी नहीं पिलाता था वो। ओहो। तो वो मैं तीसरे माले पे था मेरा वो कमरा हॉस्टल में। तो उसने बोला कि यार तू चला जा इंटरव्यू के लिए। हम पूरी रात सोच रहे थे कि जाए कि नहीं, दिवाली पे घर भी नहीं गया, 12 किलोमीटर पे घर था। तो पैसे भी नहीं थे। तो वो लड़का हॉस्टल में, लड़के भी चले गए थे छुट्टी में, तो किसी से मांगो तो वो भी नहीं मिले। तो ये लड़का जो किसी को पानी भी नहीं पिलाता था, मेरा दोस्त सूरजपाल यादव नाम है उसका, वो पूरे जो भी लड़के बचे थे सबसे मिला के 159 रुपए के इकट्ठे हो गए हमारे पास। क्या बात। और एक वो टाई लेके आया कि सर, एक ब्लेजर लेके आया, हमारे पास वो भी नहीं था। राइट। तो अच्छा, फिर रुड़की पहुंचा था करीब 12:30 बजे। तो सुबह ही 6 बजे, मतलब रात भर तो हम बातें करते रहे कि जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। और सुबह सुबह फिर वहाँ कौन सा गीजर लगा रहा था, ठंडे पानी से नवंबर में नहाया मैं सुबह सुबह। नहाने के बाद में फिर जब उतरने लगे, तो एक बैग, आपका बेडिंग लेके जाना होता है, और एक सूटकेस होता है अपना अटैची जिसमें कपड़े होते हैं। तो दोनों लेके, तो इसने दोनों अपने हाथ में उठा लिए, इसने, सूरज ने। ओके। मैंने कहा तीसरे मंजिले से नीचे उतर रहा है तो तू, और वो इतना फिजिकली मेरे से टफ नहीं था। हाँ। राइट तो राइट। कहता नहीं, तू आज साफ बन गया। हाँ, असाब बन गया, क्या बात है सर। दोस्त ऐसे होते हैं। तो वहां गए तो चाय वाली दुकान पे जिसमें हम चाय पीते थे, उसने अंगीठी भी नहीं सुलगाई थी तब तक। राइट। अब तो हम 6:30 बजे हम वहाँ रोड पे आ गए। और पहली बस मेरे ख्याल से 7 बजे आती है शायद। तो इतने में एक ट्रक आ गया बजरी का, जिसमें आधी बॉडी होती है, राइट राइट। ऊपर तक बॉडी नहीं होती। तो बजरी। बजरी वाले ट्रक में सूरजपाल यादव ने मेरे को बिठा दिया, नवंबर के महीने में, राइट। मेरठ तक के लिए। जब तक मैं मेरठ पहुंचा, मेरी हड्डी पड्डी सब सुन्न हो चुकी थी। ओहो, होनी थी नवंबर में हवा जान। लगती पीछे मैं पहुंचा मेरठ में, उतरते ही मैंने 2 3 कप तो चाय पी सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद फिर रुड़की की बस में बैठ के मैं वहां पहुंच गया, 10:30 बजे रुड़की पहुंच गया। राइट। तो मैं वहीं उतर गया एसएसबी के गेट पे, क्योंकि एसएसबी पहले पड़ता है और बस अड्डा आगे है। राइट। तो 10:30 बजे उसने मेरे को घुसने ही नहीं दिया, चपरासी ने, बोले 12:30 बजे आना है अपने। तो उसके सामने एक दूध की दुकान थी, मैं उसकी दूध की दुकान पे एक गिलास दूध पिया, और मैंने उसकी एक टूटी सी खाट थी, मैं उस पर बढ़ गया, मेरे को नींद आ गई। राइट। और वो नींद खुली 2:30 बजे। ओहो। अब मैं जाऊँ तो फिर वो कहता तू लेट है। तो मुझे नहीं पता, फिर उसने पता नहीं किसको कॉल किया, फिर दैट इज हाउ आई एंटर्ड। राइट। और फिर एंड एडमिशन। देन, है जी। फिर एडमिशन हो गया। हाँ, मैंने उसने एडमिट कर लिया मेरे को इंटरव्यू के लिए। राइट। फिर वो इंटरव्यू, हम लोग 56 लोग थे मेरे ख्याल से, 56 में से जो कुछ टेक्निकल थे,
जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स आते हैं। बाकी जो नॉन टेक्निकल थे उसमें सिर्फ मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ। हम्म, मुझसे पूछा उन्होंने, एसएसबी में फाइनल में पूछा उन्होंने मेरे से, जो प्रेसिडेंट थे, कि भाई वाई वर यू रिजेक्टेड एट जबलपुर। हम्म, मैंने कहा सर, जबलपुर वाले से पूछा, मैंने कहा अगर आप रिजेक्ट करोगे आप बताओगे क्या मैं क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। राइट। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू, आई सेड नो। हम्म। ही सेड व्हाई यू आर गोइंग टू बिकम ए फर्स्ट क्लास गेस्ट ऑफिसर। पहले तो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा अंग्रेजी में बोल गया नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन। मिक्स भी क्योंकि चल उनका सकता सवाल अंग्रेजी में ही था। है। हाँ हाँ, तो राइट। मैंने कहा सर, आप इस इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहे हैं जिसके लिए कहीं बुक से तैयारी की जा सकती है। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। और मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे मुझे गारंटी नहीं है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मैं एमएससी में गोल्ड मेडल लेकर आऊँ इसकी मेरी गारंटी है। क्या बात है, तो मैं तो कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भी अपनी किताब लेकर आया, मैं रात को वही पढ़ता हूँ। राइट राइट। सो आई गॉट सेलेक्टेड। उसके बाद में क्या हुआ कि अ, अभी एमएससी में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। इतने में उधर से आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से फिर बुलावा आ गया। उनका जनवरी में सेशन शुरू होता है। और मजे की बात है कि मेरा सब मेडिकल वेडिकल हो गया, मेरा ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। आर्मी में। हाँ, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है मेरे पास। अब जनवरी की 15 तारीख से कोर्स शुरू हुआ, मेरा 15 तक ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नहीं थे मेरे पास। ओके। तो हम क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आर के पुरम में जाओ, वहां पे आर के पुरम से इशू होता है वो। तो हम गए आर के पुरम में चेक करने के लिए। तो एक मेजर पुरुषोत्तम दास थे, कैसे करके थे वो। तो उन्होंने बोला ये इसके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कैसे नहीं है। तो उन्होंने फिर चेक करा तो क्लर्क की ड्रॉर में ही पड़े थे, वो उसने भेजे ही नहीं थे। राइट। तो वहां से वे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन ली। फिर लास्ट डेट 31 जनवरी थी, तो मैं 30 जनवरी को फिर आया में ज्वाइन किया मैंने। ओके, वेरी गुड। अच्छा, उसका मेरे को फायदा ये हुआ कि वो रैगिंग होती है ना, उससे बच गए। बहुत रैगिंग होती है। तो जो एकेडमी टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं हाँ हाँ। उनकी फिर रैगिंग नहीं होती। ओके। तो मैं 30 तारीख को पहुंचा, 31 तारीख को उनकी क्रिकेट टीम का सिलेक्शन के ट्रायल्स थे। तो मैं यहाँ पे अपने कॉलेज में क्रिकेट टीम में था, हॉकी टीम में था, वॉलीबॉल टीम में था, एथलेटिक्स में था। और फायरिंग मेरा बहुत अच्छा था। वेरी गुड। तो मैं गया, वो क्रिकेट टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई। राइट। लेकिन फिर भी मैंने वो जो रैगिंग से एग्जाम्प्ट करते थे, मैंने वो एग्जाम्पशन नहीं ली। मैं अपने कोर्स के साथ में हमेशा हर रैगिंग में जाता था। राइट राइट। हाँ, तो ये मतलब मेरी वो थी कि अब जो अपना कोर्स है साथियों के साथ में हमेशा रहना चाहिए। राइट। तो ऐसे करके फिर ट्रेनिंग में अच्छा किया। हमें क्योंकि गांव से गए थे, कोई माई बाप नहीं था, हमें लोएस्ट ऑफिसर्स ओएल की मार्क्स दिए गए। जो हमारे टीचर थे, हालांकि वो बहुत गलत बात की उन्होंने। वो गलत बात उन्होंने क्या की कि वो, उनका नाम अंसारी था। अब हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि अंसारी मुसलमान होते कि हिंदू होते हैं। राइट, वो थिंकिंग ही नहीं थी उस टाइम पे। यस। हाँ। तो मेरा जो एक बहुत अच्छा दोस्त बना, उसकी वो भी विडो का बेटा था। और उसका बड़ा भाई आईबी में था, तो वो रहता था, ये इधर था आईएमए में। तो उसकी मदद का वहाँ पे मेरठ में एक मोहल्ला है जहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। राइट। उधर उस तरफ था उनका घर। तो उनके लॉन में वो घास वास चराते रहते, तो मतलब की कोई चिट्ठी आई होगी इसकी। तो उसने बोला चल तू वो उससे छुट्टी लेने चलते हैं, छुट्टी कराएंगे। तो मैं उसके साथ चला गया छुट्टी मांगने के लिए। उसने उसने उसको भी नहीं मालूम था अंसारी मुसलमान होते हैं कि हिंदू होते हैं। तो उसने उसको बोला कि तुम मेरी छुट्टी से कुछ मुसल्ले मेरी माँ को परेशान किया, मैं उनको सॉर्ट आउट करके आऊंगा। अच्छा। सो दैट प्रॉब्ली रिजल्टेड इन वी गेटिंग लोएस्ट ऑल की मार्क्स। लेकिन लोएस्ट ऑल की मार्क्स लेने के बावजूद भी हमारी कंपनी में वो फर्स्ट आया, मैं नंबर 8 पे था। ओके, वेरी गुड वेरी तो अच्छी मेरिट, मतलब अच्छी रैंक में पास आउट हो गए। फिर आई वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर द कोर ऑफ सिग्नल्स। गुड। पर मैंने इन्फेंट्री में जाना उचित समझा। राइट। और बड़ा लकी रहा कि मेरे को एक बहुत अच्छी बटालियन में कमीशन लगा, जो सेकंड बटालियन द राजपूताना राइफल्स। 1807 में, 1817 से ये पलटन है, और एक भी बार बीच में डिसबैंड नहीं हुई है। ओके। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में वो बीच में डिसबैंड कर देते थे जिसकी जब जरूरत नहीं होती थी। राइट राइट। और इस बटालियन का जो रेजिंग ऑर्डर है वो ये बोलता है कि ओनली सोल्जर ऑफ ओनली एक्सेप्शनल क्वालिटीज विल बी पोस्टेड टू दिस बटालियन।
बहुत बढ़िया सर। सभी दर्शकों को भी मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने दिल की बातें, दिल छूने वाली बातें बताई हैं, अपनी आर्मी से क्या लगाव कैसे रहा। तो अब इसको और आगे शुरू करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर जो भी मेरी करंट जॉब है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट आई गॉट हायर्ड बाय कंपनी कॉल्ड प्रूडेंशियल फाइनेंशियल। राइट। So as a financial advisor, I did my Series 7, Series 66, all those licensing with very high marks. And after 2 or 3 years, Prudential picked up 19 people from the entire country, and I was one of them. They were starting a detached office in Edison, the township that I used to live. So they made me manager of that office. हम्म। So I got promoted. I worked with Prudential till February of 2009. On ethical issues, I left that company, and then I started my own independent agency. हम्म। It was tough. Actually, in 2009, I made only $15,000 in a year, and I spent $18,000 in the business. हम्म। And that year, I got a job from a bank. Uh, they're paying me $65,000. They offered me, but I refused that job. हम्म। And people told me why I've done it. I said because failure is not an option for me. वेरी राइट। So, so I built this agency because initially when I saw people doing a lot of very it's a very heavily abused business. हम्म। People don't care for about their clients. They're more interested in making their own money rather than taking care clients' requirements. So I thought of leaving this business because it was not suiting my style. But then I thought that weak person should leave and strong person should create an agency where these things do not happen. राइट। And that is what I've been able to create. The name of my agency is Amog. अमोघ। अमोघ जैसा कि आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र को अमोघ अस्त्र बोलते हैं. ओके, यस यस। So that is why the name is Amog, वेरी राइट। because it is the ultimate weapon Lord Krishna used. So when things, I get a lot of difficult cases of insurance, and I tell my clients कि अगर पूरे यूएसए में एक कंपनी भी है जो आपको इंश्योरेंस दे सकती है तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा आपके लिए, राइट। फिक्र ना करें. हम्म। तो ऐसे ही है, बस भगवान की कृपा है. अभी भी एटीट्यूड है. मेरा बेटा भी बोलता है, डैड यू कीप हेल्पिंग पीपल लिविंग ऑन सूटकेस. बहुत सारे लोगों ने धोखा भी दिया है, काफी पैसे भी गुम किया है लोगों की हेल्प करने में. हम्म। अ, लेकिन वो एटीट्यूड जो है माँ ने सिखाया तो अभी तक चल रहा है. क्या बात है सर। बहुत बढ़िया। एक सर ये बताइए, अमेरिका में बीमा और वित्तीय क्षेत्र में 25 सालों का आपका जबरदस्त अनुभव, और उसके बाद कौन सी ऐसी तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हर यूएस सिटीजन को और हिंदुस्तानियों को एज ए पर्सन याद रखनी चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं एसेट्स को. हम्म। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेन एसेट होता है उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है. यहाँ राइट। पे कार इंश्योरेंस खरीदते हैं लोग, क्योंकि कार इंश्योरेंस नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी. राइट। घर की इंश्योरेंस खरीदते हैं कि घर की इंश्योरेंस नहीं करोगे तो मॉर्गेज कंपनी मॉर्गेज नहीं देगी. राइट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदते, वो नहीं खरीदते। क्योंकि अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाए फैमिली में ब्रेड विनर की, तो फैमिली को मतलब उस बंदे ने जिसने घर खरीदा है, जिसके पैसे से, जिसके पैसे कार खरीदी, उसको तो इंश्योर कर रहे हो, हम्म। पर उस बंदे को इंश्योर नहीं कर रहे हो आप. बंदे को इंश्योर नहीं कर रहे, मतलब अजीब इत्तेफाक है ये, इंडिया में भी है, वहां भी है। हाँ. तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए, मेरे साथ साथ, मैं बिग फैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. मैंने अपने बाप को खोया जब मैं 2 ढाई साल का था. अगर उनके पास में इंश्योरेंस होती तो मेरी माँ को खेत में घास नहीं खोदनी पड़ती. यस यस। वेरी राइट। ठीक है ना. बिल्कुल इसी सही। प्रकार से तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज. दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज है कि बिकॉज ऑफ मेडिकल, यहाँ पे लोग ज्यादा जीते हैं. मौसम साफ है, हम्म। पॉल्यूशन नहीं है, पानी भी साफ है, चीजें ठीक से टेस्ट होके आती हैं. खाने पीने का, हालांकि हम फ्रोजन खाना खाते हैं, ताजा खाना कम खाते हैं, हम्म। क्योंकि ज्यादातर तो खाना प्रोसेस्ड फूड होता है.
हम्म। स्टोर्स में होता है जो आजकल इंडिया में मैंने सुना है वो वैसा चल पड़ा है। वो चल पड़ा है। ताजी सब्जी जो अपने ठेली वाले पे मिलती है वैसी सब्जी कहाँ मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो उसकी वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा दिन जीते हैं। हाँ, लंबी मतलब लेकिन एक्सपेक्टेशन लाइफ की अच्छी है, एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हेल्दी जिए। राइट। तो एक लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस होती है वो। अगर आपको नर्सिंग होम में रहना पड़े, बहुत खर्चा है यहाँ पे लेबर इतनी सस्ती नहीं मिलती है। राइट। अगर आपको कोई होम हेल्थ केयर चाहिए तो आप $1000 हफ्ते की दे के चलें उसको। राइट। राइट। $1000 हफ्ते में मिल जाए तो बहुत गनीमत है, नहीं तो 1200 1400 डॉलर हफ्ते के लेते हैं वो। राइट। तो अगर कोई 5 6 साल बंदा आपके घर में ऐसे हो जाए तो आपकी जितनी दौलत कमाई सब चली जाएगी। सारी निकल जाते हैं, यस। इट जबकि इज इन इससे इंडिया ऑल्सो। कम सस्ते में इंश्योरेंस मिल नहीं, इंडिया में तो लेबर सस्ती मिल जाती है ना देखभाल करने के लिए। राइट। राइट। यहाँ पे लेबर सबसे महंगी चीज है। राइट, तो ये वेरी। चक्कर, तो दूसरी चीज ये है। हम्म। और तीसरी चीज ये है कि इंश्योरेंस जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेप्शन है। अगर आप इंश्योरेंस को खर्चा समझते हो तो कभी भी आप सही इंश्योरेंस नहीं खरीदोगे। राइट। इंश्योरेंस इज एन एसेट विच प्रोटेक्ट्स योर एसेट। वेरी करेक्ट। तो अगर आप इंश्योरेंस को एसेट समझोगे तो आप हमेशा सही इंश्योरेंस खरीदोगे। वेरी अभी गुड। मेरा 2023 में नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था, हेड ऑन कोलिजन विद अ ट्रक, आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो आई हैड द मैक्सिमम इंश्योरेंस। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे इलाज पे 3,69,000 डॉलर पे किया है। ओहो। अगर मैं सही इंश्योरेंस नहीं लेता तो 3,69,000 डॉलर, 3,69,000 मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ता ना। राइट। राइट। बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने अच्छी इंश्योरेंस ली थी तो मेरी जेब से कोई पैसा नहीं गया। वेरी करेक्ट। वेरी तो करेक्ट। इसलिए तीन तीन चीजें मैंने आपको बता दी। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप ये बताइए सर कि एक बहुत ही इमोशनल चीज है कि अमेरिका में सैनिक परिवारों को और बच्चों की शिक्षा की मदद के लिए आपके मन के अंदर विचार कैसे आया, क्योंकि वो भी शायद आपने कोई ट्रस्ट बना रखा है। हाँ, ऐसा तो इसका श्रेय जाता है कि मेरी बिजनेस पार्टनर है सीमा जी, हम्म। जिनका भी कॉल आया था। हम्म। अ, वो 16 साल की थी जब उनके फादर ने उनकी शादी कर दी थी और स्पेन चली गई थी वो। तो राइट। 16 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया छोड़ा, तो उनको इंडिया का बड़ा पैशन है। हम्म। तो यहाँ पे 2010 की बात है, दिवाली का फंक्शन था, पहली बार इन्होंने यहाँ पे पटाखे छुड़ाने की इजाजत दी थी। हम्म। तो उसके लिए इंडियन कम्युनिटी ने एक बड़ा अच्छा डिनर रखा था, 125 150 डॉलर्स की डिनर की टिकट थी। हम्म। तो सीमा जी ने बोला चलो वहाँ चलते हैं, मैंने कहा बहुत महंगा है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि भाई हम जिस बिजनेस में उसमें ऐसी जगह पे हमें अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। राइट। राइट। तो इस वजह से हम चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग शराब की, विस्की का गिलास हाथ में था, तो बोल रहे थे कि भाई फौजी लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता। हम्म। तो मैंने बोला यार तुम करो। हम्म। जैसे ही मैंने बोला कि तुम करो तो पिन पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो मेरी पार्टनर सीमा ने बोला कि चलो हम करते हैं, दैट इज हाउ द श्रद्धा फाउंडेशन स्टार्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इन्फेंट्री से हूँ। मैं उदयपुर में कंपनी कमांड कर रहा था, तो मेरी कंपनी में 125 लोग होते हैं हम्म। और हमारे पास 14 क्वार्टर थे। अब मेरे जवान तकरीबन सारे शादीशुदा थे। राइट। उनके लिए मेरे पास सिर्फ 14 फैमिली क्वार्टर थे। 3 साल वो फील्ड में रह के आए हैं। यहाँ पे 3 साल की टेन्योर जो कि ट्रंकेटेड हो जाती है बिकॉज इंसर्जेंसी, 2.5 साल में भेज देते हैं फील्ड में वापस। राइट। और उसमें फिर उसको, बाकी सब कंपनी में लोग बाग उसको 2 2 महीने के लिए, 3 3 महीने के लिए क्वार्टर देते हैं, फैमिली क्वार्टर 2 महीने के लिए फैमिली क्वार्टर। मैंने क्या तमाशा थोड़ी है। हम्म। वो किसी के बच्चे हैं, बच्चे स्कूल थोड़ा छुड़ा के लाएगा 2 महीने के लिए। राइट। बिल्कुल। तो मैंने अपनी कंपनी में होता था कि 1 साल पूरे के लिए मिलेगा हम्म। क्वार्टर। तो मेरे को सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं कुछ ऐसा, मैं तो दिल में तो ऐसे कि मैं इन्फेंट्री की जितनी भी बटालियंस हैं हम्म। सबके लिए 100% फैमिली अकोमोडेशन बना सकूं अपने पैसे से, अगर गवर्नमेंट के पास में नहीं है तो। राइट। लेकिन इतनी हैसियत तो नहीं है मेरी। राइट। राइट। बिल्कुल। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम बन पड़ता है, स्पेशली हवलदार से नीचे के रैंक वाले जो लोग हैं। हम्म। देखो बेटा मेरा हो चाहे हवलदार का हो, राइट। बच्चा तो बच्चा है ना। बच्चा तो बच्चा है, बिल्कुल। तो अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे को पेंशन ज्यादा मिलती है। ऑफिसर की वाइफ आमतौर पर पढ़ी लिखी भी होती है कि नौकरी भी कर सकती है। राइट। बिल्कुल। लेकिन जवानों की वाइफ गारंटी नहीं कि पढ़ी लिखी हो हम्म। या ज्यादा पढ़ी लिखी हो, राइट। उसको नौकरी मिले नहीं मिले। आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम तो गांव में खत्म हो चुका है। बिल्कुल। पहले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, 4 भाई होते थे, दो एक भाई खेती कर रहा, 3 भाई फौज में, तो वो सबकी देखभाल करता था। हम्म। आजकल तो है ही नहीं वो सिस्टम। आजकल नहीं, यस बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जो
मेरे को बड़ी हंसी आती है कि जब जनरल बन जाते हैं अफसर, तो वो कहते हैं जब फैमिली में सब कुछ ठीक है, पलटन में सब कुछ ठीक है, खाक ठीक है यार, उसको जवान को आप 3 साल फील्ड में रख रहे हो, 3 साल अभी वो पीस में है, उसको आप फैमिली क्वार्टर नहीं दे पा रहे हो, तो राइट। क्या ठीक है। ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है। जैसे मैं, आपका आपका बच्चा है, आपका बच्चा स्कूल से आता है, उसको ट्यूशन होमवर्क कराते हो कि नहीं कराते? राइट। फौजी बच्चे का भी तो बच्चा आता होगा ना स्कूल से, राइट। और उसकी माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसका होमवर्क कौन करा रहा है? राइट। राइट। और उसको आप इतनी तनख्वाह थोड़ा ना दे कि वो ट्यूशन हायर कर ले। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं बहुत हैं, हम्म। लेकिन गवर्नमेंट अभी तो ठीक कर रही है, जितना कर रही है इतना ठीक है। हम्म। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बिकॉज मैं लास्ट टाइम जब बटालियन में गया था 2017 में, तो हम्म। बहुत सारी मारुति खड़ी थी जवानों के, उसमें जहाँ पे साइकिलें होती थी, वहाँ स्कूटर मारुति खड़ी थी। यस। तो आई फेल्ट, थोड़ा खुशी मेरे को महसूस हुई। लेकिन बात यह है कि समस्याएं तो हैं, इन्फेंट्री की बहुत बहुत कुछ समस्या करना बाकी है। तो है, इन्फेंट्री गवर्नमेंट खासतौर से की, इन्फेंट्री के लिए। यस, बहुत ये इंटरव्यू जो है ये देखेंगे, हाँ गवर्नमेंट के भी लोग देखेंगे। और तो हाँ। लेट अस तो होप कि कुछ। हम जो थोड़ा बहुत बन पड़ता है वो दे जाते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, पहला फंड रेजर कर रहा था, तो एक यहाँ पे मिलियनर आदमी है जो मेरे से पूछा, $100 की हमने टिकट रखी थी, जिसमें हम लेविश खाना खिलाते और साथ में ओपन बार थी, जहाँ पे सिंगल मॉल्ट विस्की भी सर्व हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले कल साहब मुझे $100 में क्या मिलेगा? मैंने कहा सर आपको जरूरत नहीं आने की। राइट। बोले क्यों? मैंने कहा जिनके लिए मैं कर रहा हूँ उन गधों ने कभी पूछा ही नहीं मेरे से, बोला कल साहब मैं मर गया तो क्या मिलेगा मेरे को? राइट। राइट। मैंने कहा बिल्कुल। कॉज हमारा श्रद्धा है, भिक्षा नहीं है। राइट। मैंने कहा यू कैन नेवर पे एनफ टू योर सोल्जर्स। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और चाणक्य ने भी कहा है कि जिस राजा के राज में अगर सोल्जर को अपनी तनख्वाह मांगनी पड़ जाए, राइट। इसका मतलब राजा ठीक काम नहीं कर रहा है। वेरी ट्रू। बिल्कुल। तो यही कॉज है सर, यही इसका वो है, और यही पैशन है हमारा, कि वेरी गुड सर। हम जितना पढ़ सकता है इतना तो नहीं हम कर पाते जितना करना चाहते हैं, पर जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया सर, आपने दिल को झकझोरने वाली बातें बताई, अपने जीवन के संस्मरण बताए। अब सिर्फ हम नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर करेंगे क्वेश्चन आंसर, सिर्फ वन वर्ड या वन सेंटेंस मैक्सिम। तो हाँ हाँ जी। आपको भारत से कितना प्यार है सर? एक शब्द। अपनी जान से ज्यादा। क्या बात है, थैंक यू सर। अमेरिका में आपकी पहली नौकरी कितने की लगी? $8 और 75 सेंट 1 घंटे के। गुड। वंडरफुल। कौन सा देसी खाना सबसे ज्यादा याद आता है आपको, हिंदुस्तान का बना हुआ? मैं जहाँ रहता हूँ तकरीबन सब चीज मिलती है, बथुआ नहीं मिलता। भथुआ नहीं मिलता। ओके। राइट। राइट। तो कौन सी अमेरिकी आदत है आपने सबसे जल्दी अपना ली? कौन सी अमेरिकी आदत सबसे जल्दी अपनाई? मैंने कोई आदत अमेरिकी नहीं अपनाई। पर हाँ एक चीज मैंने, वो पर मेरे को पहले से था, मतलब मैं तो जो यहाँ पे है, डिग्निटी ऑफ लेबर यहाँ पे बहुत है। बहुत अच्छी है, यस। बहुत एक बढ़िया। एक मैं, अगर आप इजाजत दें, एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था एक उसका, ए राइट। मैन शुड नेवर बी जज्ड बाय द नेचर ऑफ हिज जॉब, राइट। बट द मैनर इन विच ही डज दैट। बिल्कुल सही बात है सर। और इसीलिए कॉम्पिटेंट जेनिटर होते हैं हम्म। और इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट होते हैं। यस। वेरी ट्रू। तो सर, उसके बाद है, बेहतर किसे मानते हैं, चाय, भारतीय चाय या स्टारबक्स? भारतीय चाय। वंडरफुल। भारत की कौन सी, उससे भी बढ़िया दूध है। दूध का मुकाबला उससे है? भी भैंस भैंस का निखड़ू दूध मिल जाए तो सबसे बढ़िया और यहाँ मिलता है क्या आपको, यूएसए में मिल रहा है, मिल पा रहा है। है? यूएसए में मिलता है कई बार, अब यू कैन गेट द फ्रेश मिल्क, मैं मंगाता हूँ कई बार। ओके। पर अभी क्योंकि हार्ट की इशू है तो उसको पीने की इजाजत राइट। नहीं है। राइट। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद भारत की कौन सी एक मूल्य संस्कार है जो आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है? मतलब संस्कार तो भारत में बहुत हैं, लेकिन एक हाँ कोई जी। टॉप का। कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। राइट। लेकिन मैं एक धर्म में बिलीव करता हूँ कि राइट। जो चीज मुझे खराब लगती है
हम्म। वो मैं दूसरे के साथ नहीं करता। बहुत बच्चा, बहुत ही अच्छा सर। तो यही मेरा रिलीजन है, उसको चाहे आप हिंदू मान लो, मुसलमान मान लो, जो भी रिलीजन मान राइट, राइट। अगर आप इंश्योरेंस में ना होते तो आज क्या कर रहे होते? लो। अगर मेरे को 100 बार भी जन्म मिलेगा तो मैं तो अपनी बटालियन में ही जाना चाहूंगा। क्या बात है सर, जज्बा सलाम है आपको। व्हाट्सएप या जूम, आपकी पसंदीदा बातचीत का तरीका क्या है जिसे आप लाइक करते हैं? मैं सर ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ। ओके। मतलब जूम पे क्योंकि मेरे क्लाइंट से मीटिंग हाँ, करनी होती है मेरे को, तो हाँ, जूम पसंद जूम कर को आप लेता हूँ। पसंद कर, वेरी गुड। ऐसा एक लीडर जिसे आप आदर्श मानते हैं, भारत और अमेरिका में दोनों में से एक एक। देखिए सर, ऐसा है कि मैं जब जिंदगी में, मैंने बताया कि एक तो जिस दिन रिटायर बहुत रोया था, उससे पहले बहुत मैं रोया था जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। हाँ, राइट। लेकिन अगर मेरे को एक लीडर चुना होगा तो मैं मोदी साहब को चुनूंगा। वेरी गुड सर, थैंक यू। और यूएसए में? यूएसए में मैंने सोचा नहीं इस बारे में कभी। ओके, नो प्रॉब्लम सर। अब तक मिली सबसे बेहतरीन सलाह आपको जिंदगी में वो क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। वंडरफुल। कौन कौन सी किताब ने आपकी जिंदगी बदल दी? उस किताब का नाम याद नहीं, मैंने बताया कि जिसमें मैंने सेंटेंस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। राइट, राइट, राइट। लेकिन अमंग मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इंडिया के पार्टीशन के ऊपर। ओके, ओके। राइट। और सबसे अच्छी किताब जो मुझे लगी वो है शेडो ऑफ द ग्रेट गेम, रिटन बाय नरेंद्र सिंह सरीला। ओके। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो, अगर भारत के पार्टीशन के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे सबसे बड़ा दुख जिंदगी में भारत के पार्टीशन का ही है, और विल बी वेरी हैप्पी पर्सन जिस दिन पीओके हमारे पास वापस आ जाएगा। ग्रेट सर। भारत या अमेरिका, कहाँ आपको सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस होता है? देखिए ऐसा है कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे को वहीं पे घर जैसा महसूस होता है। राइट। क्योंकि मैंने परिस्थितियों को अपने रंग में ढालना की कला मेरे को आती है। वेरी गुड सर। मुझे यहाँ पे भी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे इंडिया में बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जहाँ घर की बात अगर सुने, तो सेकंड बटालियन द राजपुताना राइफल, उससे बड़ा घर कोई नहीं है। वंडरफुल कर्नल साहब। और अब आप ये बताइए कि आने वाले 10 सालों में आपका क्या सपना है? अभी तो सर हमारा सपना सिर्फ यही है कि हमारी उम्र तो हो चुकी है, हमारे परिवार में इतने ज्यादा जीते नहीं है, मैं तो 71 साल का हो चुका हूँ ऑलरेडी। राइट, तो अब कितनी जल्दी कब्र की तरफ चलते हैं पता नहीं। पर भगवान से प्रार्थना ये है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, राइट, अपना काम खुद करता रहूं मरते दम तक। और मैं आज भी काम करता हूं, हालांकि मेरे को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है आजकल। राइट। पैशन है। लेकिन हाँ, जरूरत, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। राइट, और दो चार पांच लोगों को नौकरी भी देता हूँ, तो उनका भी चल रहा है घर बेचारों का। राइट। तो ये बात है। बहुत बढ़िया लगा सर। आपने बहुत ही जबरदस्त अपने मन के जज्बातों को मैं ये आपके दर्शकों को किसी दिन अगर मौका लगा, राइट। एक चीज होती है जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ विनिंग। आर्ट ऑफ विनिंग। राइट। हाँ, मैं इसका कोई कोर्स नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी आई जिसमें आई वॉज एबल टू क्रिएट द विक्ट्री। आई एम बीन वेरी लकी भगवान की तरफ से कि मतलब हमेशा जीत हासिल हुई है। राइट, राइट, मेहनत चाहे कितनी भी करनी पड़ी हो, जीत हासिल आखिर में मिली है, सक्सेस। राइट। तो ठीक वो है। एक वो चीज है, वो इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली। हम्म। अगर आप दिल में ठान लें तो जीत हासिल होगी। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, सबको ये सिखाएं कि उसको आर्ट को कैसे महारत हासिल करनी है। एक बार अगर वो महारत हासिल हो जाए, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज से। वंडरफुल साहब। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर आपका इस ओके, चैनल थैंक पे यू आने सर, के लिए। आपने मौका दिया मेरे को अपने चैनल पे। थैंक यू। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और खूब भैया मेहनत करो। और माँ और भारत माँ, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।
Chandigarh just to meet you all. Thank you. My lecture is over. So, now what I want to tell, I am Unicorn CEO